नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सरकार ने लागू की नई ड्रोन पॉलिसी, रोड पर टैक्सी की तरह चलेंगी एयर टैक्सी। जी हां दोस्तों, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि घोषित ड्रोन नियमों के तहत आने वाले दिनों में एयर टैक्सी संभव होगी, जो सड़कों के बजाय हवाई क्षेत्र में परिचालित होगी। सिंधिया ने कहा कि वैश्विक स्तर पर हवाई टैक्सी के संबंध में शोध और आविष्कार किए जा रहे हैं और कई स्टार्टअप सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह समय दूर नहीं है जब आप सड़क पर उबर आदि की तरह हवा में ड्रोन नीति के तहत टैक्सियां देखेंगे। मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि शत्रु ड्रोन विरोधी तकनीकी को जल्द विकसित और अपनाया जा सके। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मुश्किल बढ़ाएंगे किसान, 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 9 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर किसान संगठन दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं। किसानों के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के हर राज्य से किसान प्रतिनिधि पहुंचे हैं। इस सम्मेलन में संयुक्त किसान मोर्चा ने अगले महीने 25 सितंबर को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने 5 सितंबर को मिशन यूपी और उत्तराखंड लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। यह मिशन पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से लॉन्च किया जाएगा। उस दिन किसान मुजफ्फरनगर में महापंचायत करेंगे। किसान नेता दर्शन पाल ने समाचार एजेंसी से कहा कि हमने निर्णय लिया है कि 25 सितंबर को देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद करेंगे। 5 सितंबर को किसान महापंचायत के जरिए हम दिल्ली और लखनऊ दोनों को संकेत देंगे। उस दिन लाखों किसान देश भर से मुजफ्फर पहुंचेंगे। किसान नेता ने कहा कि हम हर जिले में संयुक्त किसान मोर्चे की इकाई बनाएंगे और अपना आंदोलन गांव-गांव तक लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम यूपी में लोगों को बताएंगे कि यूपी सरकार किसान विरोधी है। दर्शन पाल ने कहा कि जिस तरह हमने पंजाब और हरियाणा में टोल प्लाजा फ्री कराया है, उसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे सभी टोल प्लाजा फ्री कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। काबुल एयरपोर्ट के बाहर सीरियल बम ब्लास्ट, 13 लोगों की हुई मौत। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने दिया था अलर्ट। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब आतंकियों ने खूनी खेल शुरू कर दिया है। काबुल हवाई अड्डे के बाहर गुरुवार को एक के बाद हुए 2 बम धमाकों में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में महिलाओं, अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों और तालिबान के गार्ड समेत कई लोग घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने इसे आत्मघाती हमला बताया है। खुफिया एजेंसियों ने हमले के लिए आईएसआईएस पर शक जताया है। इस हमले में मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। यह आत्मघाती हमला अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों की ओर से जारी अलर्ट के बाद हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बम धमाका एयरपोर्ट के एबेक गेट पर हुआ। हमले में कई अफगान नागरिक हताहत हुए हैं। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना के बाद अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई है। तालिबान प्रवक्ता हिजबुल्लाह ने बम धमाके की घटना को आतंकी वारदात बताया है। पेंटागन ने भी हमले की पुष्टि करते हुए अमेरिकी नागरिकों के भी हताहत होने की जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तीसरी लहर के बीच बड़ा खुलासा, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कम बन रही है एंटीबॉडी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बीच लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में कोरोना को लेकर रिसर्च की गई, जिसमें ध्यान देने वाले तथ्य सामने आए। KGMU में की गई रिसर्च में यह पाया गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में एंटीबॉडी कम डेवलप हो रही है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के कुलपति विपिन पुरी का कहना है कि अभी खतरा टला नहीं है। 1 से 2 साल तक यह बीमारी हमारे बीच से जाने वाली नहीं है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है और मास्क को जीवन का अहम हिस्सा बनाना है। वहीं IIT कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीनेशन होने के कारण लोगों को तीसरी लहर का खतरा कम है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में जल्द खोले जा सकते हैं स्कूल, एक्सपर्ट्स कमेटी ने दिल्ली सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी स्कूल जल्द खोले जा सकते हैं। दरअसल दिल्ली में स्कूल किस तरह खोले जाएंगे, इसको लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक एक्सपर्ट्स कमेटी के गठन किया था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने स्कूल खोलने को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बताया जा रहा है कि कमेटी की ओर से दिल्ली में सभी स्कूलों को खोलने की सिफारिश की गई है। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में सभी तरह के स्कूल खोले जाएं और सबसे पहले सीनियर क्लासों के स्कूल खोले जाने चाहिए। कमेटी की इस रिपोर्ट को अगले कुछ महीनों में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा, जिस पर अंतिम फैसला डीडीएमए की बैठक में होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। तालिबानी प्रवक्ता बोले पाकिस्तान हमारा दूसरा घर, मजहब भी एक। जी हां दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताया है और कहा है कि हमारी सीमाएं लगती और मजहब भी एक है, इसलिए हम भविष्य में पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों की उम्मीद कर रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता हिजबुल्लाह मुजाहिद ने यह बात कही है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द संगठन तालिबान के कितना करीब है और वह किस तरह से उसके लड़ाकों को ठिकाने देता है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। जब धर्म की बात आती है तो हम परंपरागत रूप से करीबी हैं। दोनों ही देशों के लोग आपस में मिले जुले हैं, इसलिए हम पाकिस्तान से अच्छे संबंधों की उम्मीद रखते हैं। इसके अलावा तालिबान के प्रवक्ता ने भारत के साथ अच्छे संबंध रखने की भी उम्मीद जताई है। यही नहीं, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर भी तालिबान ने अपनी राय जाहिर की है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों मानसून इन दिनों कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर मानसून का कम दबाव का क्षेत्र हिमालय की तलहटी के और करीब बढ़ता है और 2 से 3 दिन लगातार वहां रहता है तो हम इसे ब्रेक मानसून चरण कहेंगे। आईएमडी ने कहा है कि 27 अगस्त को उत्तर पश्चिम और इससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके 29 अगस्त से पश्चिमी मानसून के कम दबाव वाले क्षेत्र को नीचे खींचने की संभावना है, जिससे दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में महीनों के अंत में बारिश हो सकती है। वहीं बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का तांडव जारी है। नदियों के जल स्तर में भले ही कुछ कमी नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार के अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का आसार जताते हुए येलो अलर्ट जारी करने का काम किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोना 265 रुपए गिरकर 46,149 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी 323 रुपए गिरकर 61,653 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एनपीएस के नियमों में बड़ा बदलाव, अब रिटायरमेंट पर मिलेंगे ज्यादा पैसे। जी हां दोस्तों, बैंक कर्मियों के परिवार को राहत देने के लिए सरकार ने न्यू पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस कंट्रीब्यूशन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का ऐलान किया है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 30% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन 30,000 रुपए से 35,000 रुपए तक हो जाएगी। वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग के सचिव ने मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संबोधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है। वर्तमान में सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के पेंशन फंड में बैंक का योगदान 10% होता है। अब इसे 40% बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। हालांकि एम्प्लॉइज की तरफ से मिनिमम कंट्रीब्यूशन को 10% पर ही निश्चित रखा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तालिबान आतंकियों ने 140 अफगान सिखों को भारत आने से रोका। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती में होना चाहते थे शामिल। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमा चुका तालिबान भले ही मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों का ध्यान रखने की बड़ी बड़ी बात कर रहा हो, इसके बावजूद उसके कुटिल इरादे अब भी दुनिया के लिए चिंता की बात बने हुए हैं। तालिबान आतंकियों ने गुरुवार को अफगानिस्तान से दिल्ली आ रहे करीब 140 सिखों को उड़ान में सवार होने से रोक दिया। ये सिख श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के मौके पर आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे थे, लेकिन इसका पता चलने पर तालिबानी आतंकियों ने इन्हें एयरपोर्ट तक जाने से रोक लिया।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 38 करोड़ कामगारों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल। जी हां दोस्तों, देश भर में लगभग 38 करोड़ मजदूर ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं। इन लोगों की दशा तब नजर आई थी जब कोरोना लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। ऐसे मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक डाटाबेस तैयार करने को कहा था। इसी क्रम में गुरुवार को केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। ई श्रम पोर्टल पर जाकर कोई भी मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें उन्हें अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। इस पोर्टल पर मजदूर को अपना बाकी ब्यौरा जैसे घर का पता और काम करने की क्षमता, शिक्षा का स्तर, आमदनी आदि बताना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मजदूरों को एक श्रम कार्ड और नंबर दिया जाएगा। ये कार्ड और नंबर पूरे देश भर में माना जाएगा। मजदूर चाहे किस देश की किसी भी हिस्से में काम कर रहे हैं, उन्हें इस कार्ड से मदद दी जाएगी। इस पोर्टल पर मजदूर अपनी शिकायत भी दर्ज करा पाएंगे। पोर्टल के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसे मजदूर मदद मांग सकते हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।